Hello, dear children. Good morning. Hope you all are doing well. Children, we get to hear many inspirational stories of some of the people who are born with disabilities and cannot live a normal life, but still they are successful in their lives. So, can you please tell me what is the secret behind it? Let me tell you that the secret is the only one thing that they never give up and they believe in themselves. They really work hard for their aims and goals in lives. They really believe in God also. They think that if God has taken away something from them, which means may God have not given them a normal life to lead, but He has given them back something extraordinary. And then they look for that talent in them. They put in their 100% efforts, and that's how they become successful in their lives and being called a talented person. So, this chapter of class 9th prose depicts the story of Evelyn Gilini and Bismillah Khan. Both are inspiring musicians and personalities who have motivated and inspired many people. So, let's get to the reading and try to gain more and more knowledge about them. Okay, this chapter has been divided into two parts. In part first, there is the story about a Scottish girl whose name is Evelyn Glennie. She was very fond of music. She lost her hearing power at a very young age. पार्ट फर्स्ट में एविलिन ग्लेनी की स्टोरी दी गई है. शी इज़ ए स्कॉटिश गर्ल और वो एक स्कॉटिश गर्ल स्कॉटलैंड की रहने वाली है और उन्हें म्यूज़िक से बहुत ही ज़्यादा लगाव है. वो बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िक की तरफ अट्रैक्ट होती हैं. लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम विथ हर? दैट शी हैज़ लॉस्ट हर हियरिंग पावर. लेकिन उनके साथ जो मेन प्रॉब्लम वो ये है कि उन्होंने उनकी जो सुनने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी, वो बहुत ही कम एज में ही खो दी थी. इट वॉज फर्स्ट नोटिस्ड व्हेन शी वॉज 8 years ओल्ड. और जब वो 8 साल की थी, सबसे पहले उन्हें तब पता चला कि उनको सुनाई नहीं दे रहा था. बाय 11 years शी वॉज कम्प्लीटली डेफ. और 11 साल की होते होते वो पूरे तरीके से एक डेफ हो चुकी थी. मीन्स उनको सुनाई देना बंद हो चुका था ड्यू टू नर्व डैमेज. और उनको ये किस वजह से हुआ था कि उनमें जो सुनने की जो नर्व्स होती हैं उनमें डैमेज था, जिस वजह से उन्हें सुनाई देना पूरे तरीके से बंद हो चुका था. ओके, लेट्स गो फर्दर. एवलिन ग्लेनी डिडंट गिव अप होप एंड नेवर लुक्ड बैक. शी वॉज डिटरमिन्ड to lead a normal life and pursue her interest in music. एवलिन ग्लेनी ने कभी भी गिव अप नहीं किया. उन्होंने हमेशा एक पॉजिटिव आउटलुक रखा लाइफ में अपने और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. वो बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन थी कि उन्हें एक नॉर्मल लाइफ जीना है और उनका जो इंटरेस्ट था म्यूज़िक में, वो उसमें ही अपना करियर बनाना चाहती थी. नाउ कैन यू इमेजिन that if you are not able to hear something and having this kind of aim in life, that is a big hurdle and that is a very difficult to achieve. Correct? तो अब आप ये सोचिए कि क्या आपके साथ ऐसा अगर हो कि आपको सुनाई ना दे, फिर भी आप सोचो कि आप एक ग्रेट म्यूजिशियन बनो और आपका ये एम हो कि आप अपने म्यूज़िक में अपना करियर बना सको, तो क्या आप ये कर पाओगे? कर पाओगे अगर एवलिन ग्लेनी के जैसा आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो और मेहनत करने की अगर आपके अंदर क्षमता हो, शक्ति हो. ओके, तो इसी तरह से एवलिन ग्लेनी के अंदर एक डिटर्मिनेशन था कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएंगी और साथ ही उनका जो सपना था कि म्यूज़िक में उनको कुछ कर दिखाना था, उसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी. Once she saw a girl playing xylophone and decided to play it. Most of the teacher discouraged her, but percussionist Ron Forbes encouraged her. So, उन्होंने एक बार देखा कि एक लड़की जाइलोफोन को प्ले कर रही थी, बजा रही थी और वो इतनी ज़्यादा इंस्पायर हो गई कि उनके अंदर भी ये डिज़ायर हो गया, उनके अंदर भी इच्छा हो गई कि वो भी इसी तरह से एक जाइलोफोन को प्ले करें
जब उन्होंने अपनी इस ड्रीम के बारे में सबको बताया तो उनकी जो टीचर्स थी मोस्टली सब ने उन्हें डिस्करेज कर दिया कि नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू। बाकी लोगों ने भी उसको डिस्करेज किया कि नहीं, तुम्हारे लिए करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। लेकिन जो एक परकशनिस्ट थे, रॉन फॉब्स, यानी कि वहाँ के जो ऑर्केस्ट्रा को जो जो काम करते थे, उन्होंने उनको इनकरेज किया और बहुत ही ज़्यादा उसको प्रोत्साहित किया कि नहीं, तुम्हें अपने ड्रीम को जीना चाहिए और उसके लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए। इफ़ यू कैन डू दैट, you will be able to achieve your goal in life. So now he made her learn music by making her feel different notes in her body. और उन्होंने एवलिन की बहुत तरीके से मदद करी म्यूज़िक को लर्न करने में। उन्होंने उन्हें बताया कि किस तरीके से म्यूज़िक को फ़ील किया जा सकता है और फ़ील करके वो अपने हर एक म्यूज़िक के नोट्स को समझ सकती हैं और फिर प्ले कर सकती हैं। तो एक्चुअल में क्या था, उनको फ़ील करना था। गॉड ने उनको ये टैलेंट भी दिया हुआ था कि वो म्यूज़िक को फ़ील करती थी। तो ये उनके साथ एक एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग थी। ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर। Here's the picture of Evelyn Glennie. Okay, the rest was sheer determination and hard work. Just I told you कि उनके अंदर ये एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग थी कि उनको फील होती थी म्यूज़िक। लेकिन ये तो सिर्फ 1% था, बाकी 99% उन जो कुछ था वो उनकी मेहनत थी, डिटर्मिनेशन था और पर्सिपरेशन था। पर्सिपरेशन मीन्स हार्ड वर्क। Okay, she traveled the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, और उन्होंने इसके लिए दिन रात मेहनत करी, म्यूज़िक को सीखा, उसको फील करके सीखा और उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा की टीम थी, उसके साथ ट्रैवल किया यूनाइटेड किंगडम में और तब तक वो 16 साल की हो चुकी थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था, निश्चय कर लिया था कि उन्हें म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ बनानी है। She auditions for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of Academy. उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जो कि बहुत ही नामी है, उसके लिए ऑडिशन दिया और उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स उनको दिए गए, जो कि अब तक की हिस्ट्री में किसी को नहीं मिला था रॉयल एकेडमी में। सो दैट ग्रेट शी इज़। ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर। She gradually left orchestral work and started giving solo performances. और धीरे धीरे वो फेमस होती गई और उन्होंने ऑर्केस्ट्रल वर्क जो था उस टीम के साथ जो हर जगह परफॉर्म कर रही थी उनको छोड़ दिया और उसके बाद वो सोलो परफॉर्मेंस देने लगी, यानी कि वो अकेले ही अपना लाइव कॉन्सर्ट करने लगी और लोगों को उनकी काबिलियत पे बहुत ही रश्क हो रहा था। सारे ही उनको देख के बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। एट द एंड ऑफ अ 3 years कोर्स शी हैड रिसीव्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और जब तक 3 साल का उनका जो ये कोर्स था म्यूज़िक का वो कंप्लीट हुआ, तब तक उनको बहुत सारे टॉप अवार्ड्स मिल चुके थे। शी एक्सप्लेन्स दैट म्यूज़िक फ्लोज थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि म्यूज़िक उनके बॉडी के हर एक पार्ट में फ़्लो करती है। मीन्स जैसे हमारे अंदर ब्लड फ्लो करता है हर एक पार्ट्स में, और इसी तरह से उनको फील होता था कि म्यूज़िक जो है उनके रगों में दौड़ रही है और इस तरह से उनको ये फ़ील होता था और ऐसा लगता ही नहीं था कि उनको म्यूज़िक सुनाई नहीं देती, क्योंकि कोई चीज़ अगर आप फ़ील कर लो तो फिर उससे बढ़ के कुछ नहीं है। ओके, तो दैट द थिंग हैपन्स विथ एवेलिन। इट टिंगल्स इन द स्किन, हर चीक बोन्स एंड इवन इन हर हेयर। वो कहती हैं कि म्यूज़िक उनके हर एक चीज़ में बसा हुआ है, चाहे वो स्किन हो, चाहे चीक बोन्स हो उनकी, या फिर उनका बाल ही क्यों ना हो, हर एक चीज़ में वो म्यूज़िक का वाइब्रेशन को फील कर सकती थी। ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. उन्होंने बताया कि जब भी वो xylophone को प्ले करती हैं, जब उसको बजाती हैं, तो वो सेंस कर सकती हैं कि वो जो साउंड है xylophone का, वो स्टिक के थ्रू, जिससे वो प्ले करती है, उस लकड़ी जो स्टिक है इंस्ट्रूमेंट, उसके थ्रू वो उनके फिंगर टिप्स को वो सेंस करती है, फिंगर टिप्स तक आ जाते हैं। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द resonances sounds flowing into her body. तो वो कहती हैं
कि इस तरह से ड्रम्स जितने हैं और उनके जो साउंड्स हैं वो उनकी बॉडी में बिल्कुल वाइब्रेट होकर के उनको पूरे तरीके से सुनाई पड़ने लगता है और उनको ऐसा लगता है कि वो पूरे तरीके से साउंड को फील कर पा रही हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो फर्दर। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. So there is a incident और ये एक जब उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया था जहाँ पे परफॉर्मेंस थी उनकी और वो लकड़ी का प्लेटफॉर्म था। ठीक है, कॉन्सर्ट में उन्होंने क्या किया कि वो बेयर फीट हो गई और उन्होंने अपने शूज़ उतार दिए क्योंकि उन्हें फील करना था। वो अपने पैरों के यानी कि बेयर फीट से, जो उनके फीट है पैरों से और लेग्स से भी म्यूज़िक को फील करती थी, उसके वाइब्रेशन के थ्रू वो प्ले करती थी। ओके, Evelyn is a perfect example that this ability cannot stop a person to achieve if she is determined and works hard towards it. तो इस तरह से एवलिन को सक्सेस मिली क्योंकि उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। उनका कहना है कि डिसएबिलिटी चाहे कोई भी हो लेकिन किसी भी पर्सन को रोक नहीं सकती है, अगर रोक नहीं सकती है सक्सेस को अचीव करने में, अगर उसके अंदर डिटर्मिनेशन है और मेहनत करने की अगर कैपेसिटी है तो कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। और एवलिन इस चीज़ का जीता और जागता एग्जाम्पल है। शी अर्नड मेनी अवार्ड्स, शी हैड गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं और उन्हें उनकी म्यूज़िक से बहुतों को खुशी मिलती है सुनने पे और बहुत लोगों का दिल भी उन्होंने जीता है। ओके, सो हेयर इज़ द स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी ऑफ एवलिन ग्लेनी who has the millions of hearts, and she is the perfect example of never giving up outlook in life. Okay, so let's go. In part second, we have the story of a very great person and a great musician whose name was Bismillah Khan, and we add Ustad with his name. Okay, so now let's have the reading. A musical instrument called pungi was banned by Emperor Aurangzeb for its shrill, unpleasant sound. Here is the picture of pungi. तो ये हिस्ट्री दी गई है कि किस तरह से बिस्मिल्लाह जी ने अपनी लाइफ में स्टार्ट किया शहनाई को प्ले करना। तो उस टाइम की बात है कि एम्परर औरंगज़ेब जो थे उन्होंने अपने दरबार में पुंगी को बैन कर रखा था क्योंकि पुंगी एक ऐसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था जिसकी जो आवाज़ थी वो उनको एम्परर औरंगज़ेब को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उससे बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट साउंड निकलता था, यानी कि जो आपके कानों को बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छी ना लगे। ठीक है, सो इट वॉज perfected by a barber who belonged to a family of professional musician. लेकिन बाद में क्या हुआ कि इस इंस्ट्रूमेंट को, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को, पुंगी को एक बार्बर ने यानी कि एक नाई ने, जो वहीं का यानी कि शाही दरबार का ही रहने वाला था, बार्बर था, नाई था, तो उसने इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट किए और बहुत सारे तरीके से इसको मॉडिफाई किया। ओके, now what happens after that? He played it in the chamber of the king. Its sounds was appreciated by the emperor. Since it was born in Shah's chamber and perfected by Nai, it was named as Shehnai. So जब इसी पुंगी को मॉडिफाई कर दिया उस बार्बर ने और उसको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया और बाद में जब इसको किंग के चैम्बर में उसने प्ले किया तो इसका जो साउंड था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और बाकी लोगों ने भी और एम्परर ने भी इसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट का जन्म कहाँ हुआ? उस शाही दरबार के अंदर हुआ, यानी कि वहीं पे वो बार्बर रहता था और उसी ने इसको मॉडिफाई किया था। तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? शह, और क्योंकि इसको नाई ने बनाया था इस वजह से इसका नाम पड़ा शहनाई। ओके, लेट्स गो फर्दर। इन द बिगिनिंग इट वॉज प्लेड इन दी टेम्पल्स बिफोर द इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो स्टार्टिंग में क्या था कि इस शहनाई का यूज़ लोग कहाँ पे करते थे? ज़्यादातर से टेम्पल्स में करते थे,
जब वहाँ पे देवी देवताओं की पूजा किया जाता था तो उस टाइम पे इसको बजाया जाता था। इट वॉज प्लेड ऑन एवरी ऑस्पिशियस ओकेजन टू, और जब भी कोई खुशी का समय होता था या कोई ओकेजन होता था तो भी उस शहनाई को प्ले किया जाता था। ग्रेजुअली इट बिकेम पॉपुलर, और धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडी ये पॉपुलर हो गई एज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू दी बनारस घराना। ही वॉज बॉर्न इन 1916 at Dumrao in Bihar. As a 5 years old boy, he would play gilli danda near a pond. He used to visit Biharji temple and sing Bhojpuri chaita there. तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में अब लिखा हुआ है कि ये बनारस के घराने से बिलोंग करते हैं और उनका जन्म 1916 को हुआ था डुमराव के एक गांव में बिहार में। और जब ये 5 साल के थे तो ये ज़्यादातर से गिल्ली डंडा खेलना पसंद करते थे पॉन्ड के नियर, मीन्स एक पॉन्ड तालाब होता था उसके बगल में। और फिर ज़्यादातर से वो वहाँ वहीं पर टेंपल में जाते थे, विज़िट करते थे और बहुत सारे भोजपुरी जो गीत होते थे वो गुनगुनाते थे। ही वुड अर्न ए बिग लड्डू फ्रॉम ए लोकल महाराजा एज ए प्राइज़, और इसके बदले वहाँ के जो लोकल महाराजा थे, उस वक्त के किंग थे, उसको बड़ा सा लड्डू एज ए प्राइज़ उनको दिया करते थे। ओके, एट द एज ऑफ 6 he moved to Banaras. His uncle Ali Baksh introduced him to the nuances of playing Shehnai. Nuances means barikiyan. He was deeply devoted to music. He used to spend most of his time practicing on the bank of the river Ganga. जब वो 6 साल के हुए तो वो बनारस शिफ्ट हो गए, बनारस चले आए। अपने जो उनके अंकल थे अली बख्श, उनके साथ रहने लगे। अली बख्श यहाँ की जो मंदिर थी, बनारस की जो विष्णु टेम्पल थी, वहाँ पे वो गीत गाया करते थे और शहनाई को प्ले किया करते थे। और उन्हीं के साथ फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी भी रहने लगे और सीखने लगे किस तरह से शहनाई को प्ले किया जाता है। उनके अंकल अली बख्श ने उनको सारी बारीकियां उस शहनाई के बारे में बताई कि इसको कैसे प्ले किया जाता है। और उसके बाद वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा इसमें डेडिकेटेड हो गए, और बिस्मिल्लाह खान जी भी अपनी म्यूज़िक की तरफ बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड थे और म्यूज़िक ही उनके लिए सब कुछ था। उन्होंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया प्रैक्टिस करने के लिए शहनाई को, और ये ज़्यादातर कहाँ करते थे प्रैक्टिस? रिवर गंगा, यानी कि गंगा घाट पे जा कर के वो अपनी शहनाई के साथ प्रैक्टिस किया करते थे। द थीम्स ऑफ हिज म्यूज़िक आर डीपली अफेक्टेड बाय द फ्लोविंग वाटर ऑफ द गंगा। उनकी जो थीम्स हुआ करती थी म्यूज़िक की, वो ज़्यादातर से किससे इंस्पायर हुआ करती थी? ये जो गंगा घाट का गंगा का जो पानी था, उसके धारा जो बहती हुई आती है और उसमें जो साउंड होता है उसी से इंस्पायर्ड होती थी। ओके, ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर। He got the Best Performer Award at the All India Music Conference in Allahabad in 1930. In 1937, he bagged 3 medals at a music conference in Calcutta. तो उन्होंने बहुत सारे परफॉर्मेंस दिए हैं और धीरे धीरे वो शहनाई एज ए शहनाई प्लेस्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए और उनकी शहनाई को सुनने के लिए दूर दराज से लोग आने लगे। उन्होंने अवार्ड भी जीता ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद में 1930 में, और उसी के बाद 1937 में उनको 3 मेडल्स भी दिए गए कैलकाटा में जब म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस हुआ उस वक्त। ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर। He was invited by Pandit Nehru to play the Shehnai from the ramparts of Delhi's Red Fort in 1947. तो 1947 में नेहरू जी ने भी इनको बुलाया था दिल्ली रेड फोर्ट में, लाल किले में शहनाई को प्ले करने के लिए। ही वन मेनी इंटरनेशनल अवार्ड्स एज वेल, और उन्होंने सिर्फ नेशनल अवार्ड्स ही नहीं बल्कि बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते। ही लव्ड बनारस एंड डुमराव। ही डिक्लाइंड एन ऑफर फ्रॉम वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स टू सेटल इन द यूनाइटेड स्टेट्स। उन्हें बनारस से इतना ज़्यादा लगाव था और डुमराव से भी कि उन्होंने उनके जो स्टूडेंट उनको ऑफ़र किया था कि वो यूनाइटेड स्टेट्स आके रह सकते हैं और वहीं पे सेटल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को क्या किया? डिक्लाइन कर दिया, इनकार कर दिया। बनारस छोड़कर वो कहीं भी नहीं जाना चाहते थे। ही वेंचर्ड इन फिल्म्स टू। वेंचर्ड मीन्स कदम रखना, जाना किसी चीज़ में। तो उन्होंने फिल्म्स में भी कदम रखा, मीन्स उसमें भी अपनी शहनाई म्यूज़िक दी, कंट्रीब्यूट किया उसमें। ओके, लेट्स गो फर्दर। ही गेव हिज म्यूज़िक इन 2 मूवीज़, और उन्होंने करीब 2 मूवीज़ में अपनी म्यूज़िक दी शहनाई की। और बट द आर्टिफिशियल वर्ल्ड ऑफ सिनेमा कुड नॉट अट्रैक्ट हिम, लेकिन वो
सिनेमा की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हुए, क्योंकि इसमें उनको जान नहीं लगती थी और उनको ऐसा लगता था कि ये जो सिनेमा वर्ल्ड है ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है, और उनकी जो म्यूज़िक थी वो उनके लिए ही गॉड थी, उनके लिए सब कुछ था। वो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड थे अपने म्यूज़िक की तरफ, शहनाई की तरफ। फॉर हिम म्यूज़िक इज़ गॉड, म्यूज़िक इज़ हिज सोल, और उनके लिए म्यूज़िक ही गॉड थे, ईश्वर थी, और संगीत ही उनके लिए उनकी सोल थी, आत्मा थी। ओके, सो दैट वाज द स्मॉल स्टोरी of Ustad Bismillah Khan, and that is why it has been said that he is the perfect example of the rich cultural heritage of India. Okay, Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90. Okay, and he was given a state funeral, by the way, and the government of India declared one day of national mourning on his death. So I hope you have understood everything about this chapter. I'll see you next video. Till then, take care. Bye bye. Thank you.